हेलो एवरीवन, वेलकम टू पेन पेपर एंड कोड। आज का हमारा प्रॉब्लम है लीड कोड से 516 लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि आपके पास एक स्ट्रिंग एस दी हुई है। ठीक है, ये जो स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में से आपको लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस पता करना है। ठीक है, और फिर उसका जो लेंथ होता है वो आपको रिटर्न करना है। ध्यान देना, ये टर्म लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। अच्छा, इनकेस अगर तुम पैलिंड्रोम के बारे में नहीं जानते हो तो एक बार जल्दी से उसको जान लेते हैं। अगर कोई भी स्ट्रिंग तुम्हारे पास दी हुई है, ठीक है, उस स्ट्रिंग को अगर तुम उल्टा भी कर देते हो, इसको रिवर्स भी कर देते हो, एक्स और एक्स, अगर इन दोनों की वैल्यू सेम है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कह लेते हैं, पैलिंड्रोम कह लेते हैं। ठीक है, ये एक पैलिंड्रोमिक स्ट्रिंग है। मान लो कि ए बी सी है, इसको उल्टा कर दे रहे हैं तो क्या बन गया, सी बी ए। ये दोनों वैल्यूज़ आपस में इक्वल नहीं है। ठीक है, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है, ये स्ट्रिंग पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है, अब क्या करते हैं कि अब सबसीक्वेंस का मतलब एक बार देख लेते हैं। अगर तुम्हारे पास कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, एक्स है मान लो, ठीक है, ये कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, इसमें तुम कोई भी परम्यूटेशन बनाओ सच दैट ऑर्डर्स रिमेन्स द सेम। ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। अगर ऑर्डर से मेरा मतलब है क्या, बी अगर क्या है, एक्स और ए के पहले आ रहा है तो बी हमेशा एक्स और ए के पहले ही आएगा। ठीक है, ए हमेशा एक्स के पहले ही आएगा। तो तुम जिस ऑर्डर में स्ट्रिंग है उसी ऑर्डर में तुम वर्ड्स को पिक करोगे। राइट, हो सकता है कोई वर्ड्स को छोड़ दो, हो सकता है कोई वर्ड्स को ले लो, वो तुम्हारे ऊपर है। मान लो क्या, एक्स बी डी हो सकता है। एक इसका क्या हो सकता है सबसीक्वेंस, देखो एक्स हमेशा लास्ट में है, बी हमेशा एक्स के पहले ही है, और डी जो है वो हमेशा एक्स और बी के पहले है। उसी अलावा क्या हो सकता है, ए सी डी हो गया एक, तो इसमें भी देखो ऑर्डर सेम ही है, ए के बाद सी आया, सी के बाद डी आया, ऑर्डर सेम है ना। उसी हिसाब से एक्स मान लो, फिर एक्स डी है, ये हो गया एक। ठीक है, या फिर मान लो सिर्फ एक्स ही हो गया। तो ऐसे बहुत सारे परम्यूटेशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, तो इनको क्या कह लेते हैं हम लोग, सबसीक्वेंस। बस ऐसे कैरेक्टर्स को उठाओ सच दैट ऑर्डर इनका चेंज ना हो। ये मत कर देना कि डी के बाद हम सी ले ले रहे हैं। ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है, बट सी डी पॉसिबल है, तो ये गलत हो जा रहा है। ये सबसीक्वेंस नहीं हो, ऑर्डर चेंज हो गया ना, सी के बाद ही डी आ सकता है, पहले नहीं। राइट, तो अब समझ में आया तो पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का मतलब क्या है। ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं और देखते हैं कि लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस क्या है। मान लो प्रॉब्लम में मेरा यही दिया हुआ है, बी 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 ए बी। ठीक है, तो इससे क्या करते हैं, ये बी को उठा लेते हैं। ठीक है, फिर इस बी को उठाते हैं, इस बी को उठाते हैं, ए को रहने देते हैं क्योंकि इसको इंक्लूड करने से पैलिंड्रोम नहीं बनेगा, और एक बी बनाते हैं। अच्छा, इसको उल्टा भी करोगे तो सेम ही है, वही ऑर्डर है ना, बी ही रहेगा। तब ये पैलिंड्रोम भी है और एक इसका सबसीक्वेंस भी है। इसका लेंथ क्या है, 4, तो यही मेरा क्या बन के आ गया, आंसर। राइट, यही मेरा आंसर हो जा रहा है इसके लिए। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, सी बी बी डी। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इन दोनों को ही चूज़ करते हैं क्योंकि इसके अलावा कुछ भी चूज़ करोगे तो ये पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस नहीं कहलाएगा लॉन्गेस्ट वाला। हालांकि एक एक कैरेक्टर्स को लोगे तो होगा, बट उसका लेंथ क्या आ जाएगा, 1 1 1 1। इन दोनों को मिला के लेंथ 2 का बनता है एक स्ट्रिंग। ठीक है, इसलिए आंसर में हम लोग क्या रिटर्न करवा देंगे, 2। अच्छा, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो कि एक्स वाई है, वाई एक्स है, और एम है और ए है। ठीक है, स्ट्रिंग का लेंथ क्या है, 2 2 4 2 6। ठीक है, बट ये पैलिंड्रोम नहीं है अभी तक। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को उठा लेते हैं। ठीक है, एक्स और एक्स को। ठीक है, इन दोनों वाई को भी उठा लेते हैं, वाई वाई। अब ये दोनों बच्चा, इन दोनों को साथ में उठाएंगे तो पैलिंड्रोम नहीं रहेगा क्योंकि ये लोग इक्वल नहीं है, तो किसी एक को उठा लो। मान लो कि एम ई को उठा लेते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये एक पैलिंड्रोम भी है। राइट, और इससे लंबा कोई भी पॉसिबल इसका सबसीक्वेंस नहीं है जो कि पैलिंड्रोम हो। तो इसका लेंथ क्या है, 1 2 3 4 5, इसलिए आंसर में हम लोग क्या रिटर्न कर देंगे, 5। ठीक है, आई होप प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा काफ़ी। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को तुम लोग 2 मेथड से बना सकते हो। ठीक है, एक तुम आइटरेटिव अप्रोच लेके बना सकते हो। ठीक है, और दूसरा क्या ले सकते हो, रिकर्सिव। ठीक है, इस प्रॉब्लम में हम लोग रिकर्सिव अप्रोच लेंगे। ठीक है, और ठीक है, और इसको हम लोग जानेंगे कि रिकर्सिव अप्रोच फेल हो जाएगा क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे मेरे पास 2 ऑप्शन है। राइट, या तो हमको इसको इंक्लूड करना है या तो इसको इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो अगर इसका लेंथ जो अगर n दिया हुआ है मेरे पास, तो मेरे पास कितने सारे स्ट्रिंग्स पॉसिबिलिटीज़ कितनी आ जाती है मेरी, 2 टू द पावर n। राइट, और यहाँ पे n का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 10 टू द पावर 3। तो 2 इंटू जब तुम 10 टू द पावर 1000 हो जा रहा है, ठीक है, 2 टू द पावर 1000 है, ऑब्वियसली ये मेरा क्या खा जाएगा, TLE। ठीक है, TLE खा गया। ठीक है, तो भाई अब इसको सॉल्व कैसे करें, प्रॉब्लम मेरा ये है। ठीक है, सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसमें देखो जब हम लोग रिकर्सिव ट्री देखेंगे आगे। ठीक है, उस रिकर्सिव ट्री में हम लोग क्या ऑब्जर्व करेंगे ना कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे केसेस है जो रिपीट कर दे रहा है। मतलब कि मेरे पास क्या है, ओवरलैपिंग। ठीक है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स हैं मेरे पास। ठीक है, मतलब आएगा। नेक्स्ट क्या हो रहा है इशू, क्या
कि हम लोग को प्रॉब्लम में क्या कह रहा है कि लॉन्गेस्ट निकालना है, राइट, लॉन्गेस्ट निकालना है ना। तो लॉन्गेस्ट जब निकालना है मतलब क्या कि हमको एक ऑप्टिमल आंसर की तलाश है, राइट, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। ये देखेंगे हम लोग आगे, अभी डरने की कोई बात नहीं है। ये दोनों केसेस हम लोग बार बार बोल चुके हैं, किसका है, डीपी के लिए। डीपी का प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है तो ये देखो कि उसमें ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि नहीं, और कुछ ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिनिमम हो गया, मैक्सिमम हो गया, कुछ भी निकालना है कि नहीं निकालना है, ठीक है। ये दोनों केसेस हम लोग देखेंगे, तब समझेंगे कि डीपी क्यों लगाना है और कैसे लगाना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं हम लोग जल्दी से, एक बार एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उसका रिकर्सिव ट्री जो है, रिकर्सन ट्री जो है वो देख लेते हैं, ठीक है। समझते हैं कि कैसे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम्स है और कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग डीपी। तो चलो नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। तो ये जो तुम देख रहे होगे, ये जो पार्ट है पूरा, ये क्या है, ये एक रिकर्शन ट्री है, समझे, कि कैसे तुम्हारा रिकर्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। रिकर्शन कॉल करने के पहले एक चीज़ देख लेते हैं जल्दी से, कि एक काम करते हैं कि एक स्ट्रिंग तो मेरा एस दिया हुआ था ना, एक काम करते हैं टी स्ट्रिंग एक बना लेते हैं। टी क्या है, टी इज़ नथिंग बट रिवर्स ऑफ एस, ठीक है। एस को उल्टा देखो हम लोग कर लिए हैं, बी है, फिर ए है, फिर 3 टाइम बी है, ठीक है। तो कुछ नहीं है, टी को रिवर्स कर लेंगे ताकि जब हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसमें आसानी हो थोड़ा सा, ठीक है। ये करते हैं, ये फंक्शन अपना f1 बना लेंगे एक, उसमें s और t पास करेंगे, और ये दो वैल्यूज़ है, ठीक है। एक को n1 कह लो, ठीक है, एक को कह लो n2, ठीक है। n1 क्या है कि s की जिस वैल्यू को हम लोग करेंटली पॉइंट कर रहे होंगे, जिस इंडेक्स को, वो n1 है, और t की जिस वैल्यू को हम लोग पॉइंट कर रहे होंगे उसको क्या कह लेंगे, n2। चलो बहुत अच्छे। अब क्या करते हैं हम लोग, क्या करेंगे, यहाँ पे एक प्रॉपरली हम लिख लिए हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जांपल, कि हम लोग कंसिक्वेंटली वैल्यूज़ को चेक करेंगे। अगर मेरा n1 और n2 पे जो भी वैल्यू है अगर वो सेम है तो उसको हम लोग आंसर में इंक्लूड करेंगे। अदरवाइज़ क्या करेंगे कि उन दोनों वैल्यूज़ को चेंज करके देखेंगे, n1 और n2 की दोनों पॉसिबिलिटीज़ को, और जिससे भी मेरा मैक्सिमम आंसर आ रहा होगा उसको फाइनल आंसर में इंक्लूड करेंगे। सब क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, ठीक है। चलो पहला फंक्शन कॉल करते हैं यहाँ पे फन st, ठीक है, 4 अच्छा हम पीछे से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, लास्ट इंडेक्स से। तुम चाहो तो आगे से शुरू कर सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है, मुझे थोड़ा कन्वीनियंट लगता है पीछे से यूज़ करना। तो 0 1 2 3 4 मतलब लास्ट इंडेक्स दोनों का 4 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं कि चेक कर रहे हैं, अच्छा भाई लास्ट इंडेक्स जो मेरा 4 है क्या वो दोनों सेम है, 4 यही है, बी भी, अच्छा ये दोनों सेम है। तो हम कह रहे हैं कि वॉट एवर बी द केस, आगे जो भी आगे जाने पे हो, बट हम इस वैल्यू को आंसर में स्टोर करेंगे, ठीक है। इसलिए 1 जो ये इसका लेंथ है, ये इसके वजह से है, इन दोनों उसका सेम हुआ ना वैल्यू, तो 1 आंसर में इंक्लूड कर दे रहे हैं और फिर रिकर्सिव कॉल आगे कर रहे हैं। आगे कैसे कर रहे हैं, तो अब इन दोनों को तो हम लोग चेक कर चुके हैं, अब इसके बाद का वैल्यूज़ को चेक करेंगे, मतलब इसके बाद जो भी वैल्यूज़ है मेरा उसको जाके हम लोग क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, n1 पे -1 किए, n2 को -1 किए, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस वैल्यू को चेक कर रहे हैं अभी a को, ठीक है, और ये b को चेक करके देख रहे हैं क्या ये दोनों सेम है, नहीं भाई। अच्छा ये दोनों सेम नहीं है तो क्या करेंगे, मेरे पास अब दो पॉसिबिलिटीज़ निकल के आ रहा है। क्या करते हैं, a को हम लोग क्योंकि b के साथ कंपेयर कर चुके हैं ना, तो एक काम करते हैं a को b के साथ कंपेयर करते हैं इन दोनों को, और दूसरा क्या, एक बार इसको घटा लिए हम लोग यहाँ पे ले आए, एक बार इसको कांस्टेंट रखते हैं और इसको घटा लेते हैं, तो a की जगह b पे आ जाते हैं, ठीक है, और b और b को कंपेयर करते हैं। तो बस वही है कि 3 3 पे हम लोग थे, तो एक बार क्या कर रहे हैं, s के सेकंड इंडेक्स को कंपेयर कर रहे हैं, मतलब 0 1 2, b इसको कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ, 3 के साथ, मतलब 0 1 2 3, मतलब कि हम लोग इस वैल्यू को कांस्टेंट रखे और इस वैल्यू को चेंज किए, राइट, 3 से 2 कर ली। या फिर क्या कर रहे हैं हम लोग, इस वैल्यू को कांस्टेंट रख रहे हैं पहले वाले s के वैल्यू को, और t के वैल्यू को एक कम करके कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा इस रिकर्शन में आते हैं, 2 और 3, 0 1 2 2 और 3, b और b क्या सेम है, अच्छा सेम है भाई, तो इसको हम लोग कुछ आगे हो ना हो इसको आंसर में ज़रूर इंक्लूड कर लेंगे, ठीक है। इसलिए 1 प्लस यहाँ पे है। अब रिकर्सिव कॉल फिर से कर रहे हैं, किसके लिए, दोनों सेम है तो क्या करना है, n1 और n2 को घटा लेना है, मतलब क्या हो गया, 2 का 1 हो गया, 3 का 2 हो गया, ठीक है। सिमिलरली फिर यहाँ पे आए 1 और 2, 1 और 2 ये दोनों b भी सेम है, राइट, तो इन दोनों को फिर से क्या कर रहे हैं, आंसर में इंक्लूड कर ले रहे हैं और फिर से एक एक घटा ले रहे हैं। फिर मेरा 0 1 हो गया, राइट, 0 और 1 मतलब किस पे, b और a, क्या ये आपस में सेम है, नहीं, तो फिर से वही करेंगे, दो रिकर्सिव कॉल्स यहाँ से निकल के आ रही हैं, एक बार हम लोग n1 को कम करेंगे, एक बार n2 को कम करेंगे, तो क्या हो गया मेरा, एक -1 आ गया और इंडेक्स रह गया 1, ठीक है। अब -1 इंडेक्स का क्या कोई मतलब बनता है, नहीं, मतलब कि ये मेरा क्या है, बेस केस कह सकते हैं, जबकि मेरा n1 या फिर n2 लेस दैन 0 हो जाए, जब मेरे पास कोई स्ट्रिंग्स बचे ही ना चेक करने के लिए, तो इस केस में क्या कर दे रहे हम लोग, 0 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। अब इस केस में आते हैं 0 0 0 0, अच्छा सेम था,
तो इसको 1 को आंसर में इंक्लूड कर लेंगे, इस वाले b को आंसर में इंक्लूड कर रहे हैं और फिर माइनस कर लिए। अच्छा, इसमें भी देखो -1 हो गया, ठीक है। ये भी मेरा बेस केस ही होगा एक तरीके से, जब मेरे पास कोई स्ट्रिंग नहीं बचा। इस केस में क्या रिटर्न कर देंगे हम लोग 0, ठीक है। यहाँ पे 0 आया, इसका वैल्यू क्या हुआ 0, ये आया 1, तो ये इसको क्या वापस रिटर्न कर रहा है 1, राइट। इधर से मेरा आया था 0, तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है वही हम लोग ऊपर भेजेंगे। तो इन दोनों का 0 और 1 का मैक्सिमम क्या आया 1, ठीक है। इसका वैल्यू मेरा हो गया 1, ठीक है। अब 1 + 1 क्या हो गया 2, तो हम लोग यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहे हैं 2, ठीक है। इसका वैल्यू अब मेरा 2 आ चुका है, उसमें फिर एक 1 भी था तो ये ऐड कर ले रहे हैं। तो इस केस में मेरे पास आ गया कितना 3, राइट। अच्छा, फिर अब यहाँ पे वापस आ गए होंगे रिकर्शन में, ठीक है। अब इस रिकर्शन से क्या करेंगे कि हम लोग अब इस वाले केस पे जा रहे हैं, जबकि मेरा n1 कांस्टेंट था, मतलब n1 चेंज नहीं हो रहा था, n2 चेंज हो रहा था ना, 3 के बजाय 2 हो गया है। मतलब क्या 0 1 2 3, यहाँ पे ये वाला वैल्यू और 0 1 और 2। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज़ को हम लोग कंपेयर करके देख रहे हैं, ठीक है। ये दोनों सेम नहीं है ऑब्वियसली, तो फिर क्या हुआ कि हम लोग n1 को चेंज किए, क्या एक घटा ले रहे हैं, ठीक है। तो 2 हो गया और ये सेम है। फिर यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वही हुआ कि n1 सेम है, n2 को कम कर लिए। अच्छा, 2 2 को कंपेयर करना था, 0 1 2 b भी सेम है, तो इसलिए ये 1 आया। सिमिलरली फिर नीचे गए, ठीक है। फिर 1 1 पे आया, ये दो सेम नहीं था तो फिर यहाँ से 2 रिकर्सिव कॉल्स हो गई, ठीक है। फिर 1 और 0, 1 क्या है मेरा ये और वो 0, ये दोनों सेम था तो यहाँ पे +1 आया, ठीक है। फिर वहाँ पे नीचे आया -1 करके, तो फिर ये बेस के सेट कर गया। फिर से यहाँ पे हम लोग 0 भेजे, इसका वैल्यू क्या हो गया 0 0 + 1 1 आ गया, ठीक है। फिर सिमिलरली इधर कॉल करके आ रहे हैं, तो 0 और 1 क्या है 0 और 1 सेम नहीं है, ठीक है। फिर से 2 रिकर्सिव कॉल हुई, इधर से मेरा 0 आया, ठीक है। ये 0 0 वाला वैल्यू सेम था, ठीक है। तो फिर यहाँ पे आया 0, यहाँ से हम लोग क्या रिटर्न किया 0 0 + 1 1 हो गया, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम क्या रिटर्न करना था हम लोग को 1, ठीक है। इन दोनों का भी मैक्सिमम क्या रिटर्न कर रहे हैं 1 और 1 का क्या ही हो गया मैक्सिमम 1 हो गया। फिर इसका वैल्यू हुआ 1, ठीक है। 1 + 1 क्या किए 2, ठीक है। सिमिलरली कुछ ऐसे करके भी कॉल्स हुई होंगी, राइट। तो यहाँ पे देखो ये 3 और 1 ना, 0 1 2 3, ठीक है। 3 और इसको कंपेयर कर रहे हैं हम लोग किससे 1 से। अच्छा, सेम होनी चाहिए थी 0 1 2 3, अच्छा सॉरी 3 और 1 से कंपेयर कर रहे हैं, सेम हो गया। फिर से 1 है, फिर से कुछ कुछ मतलब रिकर्सिव कॉल्स होते जा रही हैं। तो फाइनली क्या आया मेरा यहाँ पे आया, इसके कारण से क्या आया 0, ठीक है। 0 + 1 1 आया, इसको क्या रिटर्न कर रहा है 1 1 + 1 क्या रिटर्न कर रहे हैं, इसका वैल्यू 1 हुआ तो इसको रिटर्न कर रहे हैं 2, ठीक है। इन दोनों का मैक्सिमम 2 2 ही आया, तो यहाँ पे भी मैक्सिमम क्या रिटर्न हुआ मेरा इस साइड से 2, राइट। साइड से मेरा 2 रिटर्न हुआ। अच्छा, चलो यहाँ पे अब एक चीज़ देखो कि अब मेरा इसका वैल्यू इधर से आया है 2 और इस साइड से मेरा वैल्यू आया है 3। इन दोनों का मैक्सिमम हमको रिटर्न करना था तो हम 3 रिटर्न करेंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 3, ठीक है। 3 + 1 4, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ गया भाई 1 + 3 क्या आया, मेरा आंसर क्या निकल के आया 4। आई होप ये रिकर्शन ट्री जो भी था तुम्हें क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो दोबारा देखो। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट पे, बट बहुत सिंपल है। इसीलिए रिकर्शन लिखना सीख जाते हो तो चीज़ें बहुत कुछ ईजी हो जाएंगी। तुम्हें बस कोड लिखना है, बाकी काम तुम्हारा कंपाइलर खुद ब खुद कर लेगा, ठीक है। इतने हेक्टिक चीज़ है। अब मेन चीज़ जो इसे ध्यान देना है, जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे थे तुम्हारा ओवरलैपिंग प्रॉब्लम के बारे में, राइट। ओवरलैपिंग प्रॉब्लम हम लोग बोल रहे थे ना, ये देखो ये क्या बोल रहे थे ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये क्या है एक बार समझते हैं। तुम देखो कि बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ है जिसको हम लोग रिकैलकुलेट कर रहे हैं, 0 0, ठीक है। 0 0 यहाँ पे भी आया, 0 0 यहाँ पे भी आया, मतलब दोबारा कैलकुलेट करना पड़ गया। 0 1 था मान लो, एक बार ऑलरेडी जब हम कैलकुलेट कर चुके थे यहाँ पे, तो इतना रिकर्सिव कॉल कर करके फिर से यहाँ पहुँचे और फिर से हमको ये दोबारा रिकैलकुलेट करना पड़ा, ठीक है। वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, जितने एस के स्ट्रिंग्स के वैल्यूज़ पे और केसेस निकलेंगे। यहाँ पे शायद यही है, या हो सकता है कुछ हिडन केसेस हो ऊपर। तो मतलब तुम देखो कि बार बार कैलकुलेट करना पड़ रहा है। 0 1 को कैलकुलेट किए थे, फिर से 0 1 को किए, ये -1 किए थे, फिर कहीं पे -1 के लिए दोबारा कैलकुलेट किए। अगर बेटर ऐसा नहीं होता कि हम इस वैल्यू के लिए 0 और 1 का कोई वैल्यू जो था कहीं पे स्टोर कर लें कि मेरा आंसर यहाँ पे क्या आया था 1 आया था, कि 1 ही आएगा मेरा, तो यहीं पे अगर हम स्टोर कर लिए होते तो दोबारा हमको इतना कॉल्स नहीं करना पड़ता, राइट। तो यही खेल है डीपी का, दीपिका नहीं डीपी का। तो डीपी में क्या करते हैं हम लोग स्टोर कर लेते हैं जो वैल्यूज़ हम लोग ऑलरेडी विजिट कर चुके हैं जिन इंडिसेस के लिए, तो हम लोग दोबारा उसको विजिट नहीं करते हैं। तो ये एक एरे रहता है 1D 2D एरे 3D एरे, वहाँ से वैल्यू हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी का मतलब था ओवरलैपिंग प्रॉब्लम, जब केसेस तुम्हारे रिपीट हो जाएं, ठीक है। और ऑप्टिमल सॉल्यूशन,
ये चीज़ भी क्लियर हो गई होगी आई होप, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है तुम्हारा एक रिकर्सिव कॉल और डीपी में। एक चीज़ तुम यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब भी हम लोग रिकर्सिव डीपी लिखते हैं ना, तो ये क्या होता है, ये होता है टॉप डाउन अप्रोच से बनता है, ठीक है। और जो आइटरेटिव वाला डीपी तुम देखते होगे बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में, ये क्या होता है, बॉटम अप, ठीक है। टॉप डाउन का अप्रोच का मतलब क्या है कि हम लोग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, ठीक है, उसको छोटे प्रॉब्लम्स में तोड़ लेते हैं, ठीक है। उसको तोड़ते जाते हैं जब तक कि मेरा यूनिट प्रॉब्लम्स ना बन जाए, बेस केसेस ना आ जाए, ठीक है। जब बेस केसेस आता है मेरा, फिर हम लोग क्या कर रहे थे, उसको आंसर को मिलाते जा रहे थे, वापस से कंबाइन करते जाते हैं, ठीक है, कंबाइन करते जाते हैं, कंबाइन करते हैं, तो फाइनल मेरा पूरा का आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, एक बार नीचे गए और फिर एक बार ऊपर आए, ठीक है, इसलिए इसको टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं। लेकिन जब तुम आइटरेटिव वे में डीपी लिखोगे तो उसमें क्या होता है, हम लोग छोटे केसेस को मिलाते जाते हैं, ठीक है, नीचे से शुरू करते हैं एकदम, ठीक है, फिर इसको मिलाएंगे, इसको मिलाएंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है। ये इसीलिए इसको क्या कहते हैं, बॉटम अप, ठीक है, बॉटम अप अप्रोच होता है। ये कंपैरेटिवली फास्ट रहता है। ये आगे के ट्यूटोरियल्स में हम लोग देखेंगे कि कैसे लिख सकते हैं। अभी के लिए हम लोग ये रिकर्सिव डीपी ही फॉलो करते हैं, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक सारी चीज़ें तुम्हें क्लियर हो गई होंगी। तो आई होप अगर क्लियर हो चुका है तो एक बार तुम अपने से रिकर्सिव कॉल्स जो हम लोग करने वाले हैं खुद से लिखने का ट्राई करो। अब क्या लिख पा रहे हो तुम, अगर लिख पा रहे हो तो मेरे साथ मूव करो कि कैसे डीपी में हम लोग चेंज कर सकते हैं कोड को। अदरवाइज़ हम जब कोड लिख रहे हैं तो तुम उसको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो अब इस प्रॉब्लम को देखो। इसमें क्या कह रहा है, तुम्हारा जो कोड दिया हुआ उसमें एक फंक्शन दिया हुआ है लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोम सबसिक, ठीक है। इंट तुम्हें रिटर्न करना है वॉट एवर बी ओ आंसर, और ये स्ट्रिंग एस जो है ये तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छे। तो एक काम करते, मेरा पहला स्टेप क्या था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि एक टेम्परेरी स्ट्रिंग टी बना ले रहे थे, ठीक है, उसको एस के बराबर करते हैं और इसको क्या करते हैं, रिवर्स कर लेते हैं, राइट। इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। टी डॉट बिगिन से लेके क्या करना है, टी डॉट एंड तक पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर लो, ठीक है। और n1 और n2 ले रहे थे ना, n1 क्या ले लेंगे, तो लास्ट इंडेक्स को लेना, मतलब s का जो भी लेंथ है, ठीक है, -1। सिमिलरली n2 क्या हुआ, अब s का लेंथ लो या t का लेंथ लो, सेम ही है, तो t का लेंथ ही ले लेते हैं, ठीक है, टी डॉट लेंथ -1। n1 n2 रेडी है मेरा, ठीक है। अब क्या करो, एक काम करो कि तुम अपने फंक्शन एक फ़न बना लेते हैं, उसमें ये सब पास करेंगे, ठीक है, और उसी पे ही जो भी इसका आंसर आता है इसको क्या करते हैं हम लोग, रिटर्न करवा लेते हैं। स्पेस क्यों छूटा है बाद में पता चल जाएगा, ठीक है। चलो, इतना हो गया। अब अपना जो फंक्शन था फ़न वाला वो बनाते हैं, ठीक है। फ़न स्ट्रिंग पहला मेरा क्या है, एस, दूसरा स्ट्रिंग मेरा क्या हो रहा है, टी, ठीक है। इंट क्या हुआ मेरा, n1, दूसरा इंट क्या हुआ, n2, बहुत अच्छा। चलो, इतना तक तो क्लियर है ना। अब समझो हम लोग जो वहाँ पे बेस केस देख रहे थे, अगर n1 का वैल्यू लेस दैन 0 हो जा रहा था, मेरे पास कोई भी कैरेक्टर नहीं बचा चेक करने को, ठीक है, या फिर मेरा सेकंड वाले स्ट्रिंग में कोई भी कैरेक्टर नहीं बचा चेक करने को, उस केस में क्या कहेंगे, अगर मेरा स्ट्रिंग ही एग्जिस्ट नहीं करता है तो कहेंगे कि मेरा सब लेंथ जो होगा पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस का, उसका लेंथ क्या होगा, 0, ठीक है। इसलिए यहाँ पे बेस केस में आंसर हम लोग रिटर्न करवा दे रहे हैं 0, ठीक है। अदरवाइज़ क्या करेंगे, इफ़, ठीक है, अगर मेरा s का n1 पे जो भी अभी है कैरेक्टर वो बराबर हो जा रहा है t के n2 से, ठीक है, तो उस केस में क्या कर रहे थे हम लोग, रिटर्न करवा रहे थे कुछ, ठीक है। क्या रिटर्न करवा रहे थे भाई, तो 1 प्लस, ठीक है, आंसर में 1 तो ऐड कर ही रहे थे इन दोनों की वजह से, और फिर पीछे चले जा रहे थे एक कैरेक्टर, एक इंडेक्स पीछे चले जा रहे थे, तो n1 -1 n2 -1, ये बेस्ट केस में हुआ, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर रहे थे भाई, एल्स लिख सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो, या फिर क्या कर रहे थे, जो भी रिटर्न करवाएंगे कुछ, क्या करवाएंगे भाई, तो रिटर्न करवाते हैं हमारा मैक्सिमम, किन दोनों का मैक्सिमम, एक बार इसको कांस्टेंट रख के इसको घटाएंगे, एक बार इसको कांस्टेंट रख के इसको घटाएंगे, राइट। तो मैक्स ऑफ, ठीक है, मैक्स ऑफ क्या, तो फन एस टी n1 -1 और n2, राइट। अरे यार, ठीक है, कॉमा, दूसरा बार क्या करेंगे बताओ, n1 को कांस्टेंट रखेंगे और n2 -1 कर लेंगे, ठीक है, n2 -1 करेंगे, ये मैक्स वाला फंक्शन बंद हो गया। इन दोनों का जो भी मैक्स आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि रिटर्न करवा लेंगे, ठीक है। चलो, आई होप ये मेरा रिकर्सिव कोड हो गया, ठीक है। रिकर्सिव कोड है, इसमें हम लोग क्या देख रहे थे कि बहुत सारे ओवरलैपिंग के केसेस भी निकल के आ रहे थे, राइट।
उनको हैंडल करने के लिए हम लोग को डीपी लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो डीपी कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो क्या करो, तुम डीपी लगाने के लिए देखो कि कितने सारे वैल्यूज़ हैं तुम्हारे इसमें, ठीक है, जो कि चेंज हो रहे हैं, ठीक है। उनको ऑप्टिमाइज़ करो पहले, नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स जितना कम कर सकते हो उतना कम करो, ठीक है। उसके बाद काम शुरू करो। ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, n1 और n2 जो है यही बस मेरा चेंज हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब है कि हमको 2D डीपी लगेगा, मतलब 2D एरे लेना पड़ेगा। तो एक काम करो ना, यहाँ पे कोई ग्लोबल बना लो इंट डीपी बोल के, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या दोगे, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या है, n1 और n2 का मैक्सिमम लेंथ क्या दिया हुआ है प्रॉब्लम में, 1000 दिया हुआ है, ठीक है। तो मान लो कि हम क्या कर ले रहे हैं, 1001 ले रहे हैं, ठीक है। 1001 ले रहे हैं, एक स्पेस एक्स्ट्रा, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यूज़ हैं किसकी, n1 और n2 के लिए। n1 की वैल्यूज़ ये, n2 की वैल्यूज़ ये। मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1000 दिया हुआ है तो हम 1001 ले रहे हैं जस्ट फॉर सेक ऑफ सेफ्टी, ठीक है। ये डीपी एक बना लो अपना ग्लोबल में, ठीक है। अब क्या करो, जब भी टेस्ट केस रन कर रहा है ना, तो कुछ डिफ़ॉल्ट वैल्यू से इसको इनिशियलाइज़ करवा लो। क्या, मेम सेट यूज़ करते हैं डीपी, मान लो कह देते हैं कि -1 से हम सब वैल्यूज़ को इनिशियलाइज़ कर ले रहे हैं, ठीक है। साइज़ ऑफ डीपी, सारे जितने भी वैल्यूज़ होंगे इस 2D एरे डीपी में, सबको ये -1 से इनिशियलाइज़ कर लेगा, ठीक है। अब क्या कर रहे हैं कि मेरा यहाँ पे जो भी कैलकुलेट होके वैल्यू आ रहा है ना, ये जो भी वैल्यू कैलकुलेट करके रिटर्न कर रहा है, इसको क्या करते हैं, डीपी में स्टोर कर लेते हैं। डीपी ऑफ क्या, n1 और n2 के लिए स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे भी क्या करते हैं, डीपी ऑफ n1 और n2 में क्या करते हैं हम लोग, स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से स्टोर कर ले रहे हैं इसको, ठीक है। तो स्टोर कर लिए, ठीक है। अच्छा, वो वाला केसेस तो मेरा हैंडल ही नहीं हो रहा है, जिस केसेस में क्या होगा कि मेरा जो कोड है वो बार बार सेम रिकर्सिव कॉल्स करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हो वैल्यू -1 से कुछ था पहले इनिशियली, अब कुछ और वैल्यू उसमें स्टोर हो जा रहा है ना, यहाँ पे भी कुछ और वैल्यू क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम पहले ही चेक कर लें कि डीपी का जो मेरा n1 और n2 के लिए वैल्यू है, क्या ये मॉडिफाइड है, मतलब क्या ऑलरेडी इस इंडेक्स के लिए कैलकुलेट हो चुका है। मतलब क्या हो जाएगा, उसको कैसे लिख सकते हैं, नॉट इक्वल टू -1, कि क्या ये वैल्यू अभी भी -1 ही है। अगर -1 नहीं है, मतलब n1 और n2 के लिए हम लोग ऑलरेडी कुछ कैलकुलेट कर चुके हैं। तो अगर नहीं है -1 तो क्या करो कि यहीं से रिटर्न करवा लो, क्या, n1 और n2 का जो भी वैल्यू है, ठीक है। अगर -1 है अभी तक, मतलब कैलकुलेट नहीं हुआ है, तो हम लोग चेक करेंगे और रिकर्सिवली जो भी ज़रूरी है उस रिकर्सिव कॉल करेंगे, ठीक है। और n1 और डीपी के n1 n2 में स्टोर करवा लेंगे, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। ये काफ़ी लंबा वीडियो हो गया, बट बहुत क्लैरिटी से हम कोशिश किए हैं आपको एक्सप्लेन करने का। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। एक बार इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखते हैं, ठीक है। अर्लियर जो मेरा कोड था ना रिकर्सिव वाला, उसका कॉम्प्लेक्सिटी हम लोग डिसाइड कर लेते कि ऑर्डर ऑफ एक्सपोनेंशियल था, 2n का हो रहा था। बट ये कोड जब तुम देखोगे तो तुम पाओगे क्या कि हम लोग जो भी n1 और n2 का वैल्यूज़ है बस उसको ही आइट्रेट कर रहे हैं, मतलब इस 2D एरे के अंदर ही हम लोग सारे वैल्यूज़ को फिल कर रहे हैं। अच्छा, तो 2D एरे में जब भी हम लोग पूरे वैल्यूज़ पे आइट्रेट करते हैं तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या निकलता है मेरा, ऑर्डर ऑफ n1 इंटू n2, ठीक है। मतलब कि ऑर्डर ऑफ n² का ही है ये कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। उसके अलावा हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखने जा रहे हैं तो एक स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, ऑर्डर ऑफ n आता है। और इस डीपी की वजह से क्या आ जा रहा है मेरा, ऑर्डर ऑफ n², ठीक है। n के ऊपर डिपेंडेंट है, तो मेरा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगा, ऑर्डर ऑफ n1 इंटू n2। हालांकि ये कांस्टेंट हम लोग ले चुके हैं, पर तुम चाहो तो इसको स्ट्रिंग के ऊपर डिपेंडेंट रख सकते हो, ठीक है। बस हम मेरा स्टैटिक एरे होगा, तुम्हारा हर बार क्या होगा कि डायनेमिक एरे एलोकेट होगा, ठीक है। चलो, आई होप ये वीडियो क्लियर हो चुका होगा। कोई भी डाउट्स है तुम्हारा, कोई भी छोटा सा, कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो बिंदास होके, हम कोशिश करेंगे उसको रिप्लाई करने का, अगर मुझे आंसर पता होगा तो, ठीक है। मिलते हैं कल के वीडियो में, चलो बाय।